हेलो बच्चों। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूं आप लोगों का फिजिक्स वाला फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से। हम लोग मोशन के 4 लेक्चर अब तक पढ़ चुके हैं और हमने इन 4 लेक्चर्स के अंदर बहुत कुछ पढ़ा। हमने ये पढ़ा कि वेलोसिटी, स्पीड, एवरेज स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन की अलजेब्रिक डेरिवेशन भी देखी और उसके बाद हम लोगों ने एक डेडिकेटेड लेक्चर पढ़ा ग्राफ्स पर। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा और आपके माइंड के अंदर ग्राफ को लेकर के और डायमेंशंस खुली होंगी, है ना। आज हम लोगों ने उसी लेक्चर से थोड़ा और आगे बढ़ना है, यानी पिछले वाले लेक्चर को, ग्राफ वाले लेक्चर को ही आज हमने थोड़ा और आगे यूज करना है, क्योंकि हम लोग आज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से पहले हम ग्राफिकल डेरिवेशन करेंगे तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन की। देखो, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन जो है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as या v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये तीनों इक्वेशंस की डेरिवेशन को 3 तरीके से निकाला जाता है। 3 तरीके से, 3 में से 2 तरीके आपको 9th क्लास में सिखाए जाते हैं, लेकिन तीनों ही तरीके 11th क्लास में दोबारा से आएंगे, है ना। मतलब एक तरीका और ऐड हो जाएगा 11th क्लास के अंदर, जो कि कैलकुलस मेथड है। तो कैलकुलस मेथड को तो भाई बाद में करेंगे हम लोग, है ना, 11th में जाकर के उसको आप लोग पढ़ना। लेकिन हम लोग अलजेब्रिक डेरिवेशन को डिस्कस कर चुके हैं लास्ट टू लास्ट लेक्चर के अंदर, यानी लेक्चर नंबर 3 के अंदर। तो आज हम लोग लेक्चर नंबर 5 यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग ग्राफिकल डेरिवेशन करेंगे तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन की। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले तीनों इक्वेशन मोशन की ग्राफिकल डेरिवेशन है, फिर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेंगे, फिर कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। देखो, ज्यादा न्यूमेरिकल आते नहीं है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के ऊपर। ठीक है, 9th क्लास के अंदर इक्का दुक्का बहुत छुटमुट न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो हम उसको डिस्कस जरूर करेंगे और उसके बाद चैलेंजर क्वेश्चन करेंगे हम पिछले लेक्चर के। बहुत लंबा लेक्चर नहीं होगा मेरे हिसाब से, बाकी देखते हैं कि कैसा रहता है। देखिए, सबसे पहले हम लोग पहली इक्वेशन को डिस्कस करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन कौन सी है? फर्स्ट इक्वेशन कौन सी है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन कौन सी है? s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी पर स्क्वायर। और तीसरी इक्वेशन है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये थर्ड इक्वेशन है। अब ऐसा है बच्चों, तीनों इक्वेशंस को निकालने के लिए ये एंड रिजल्ट है। मैंने आपको बताया ये एंड रिजल्ट है, इससे शुरू नहीं करते। ठीक है, बच्चा क्या करता है, इसी से शुरू कर देता है सॉल्व करना। ठीक है ना, फिर वो कहीं और ही पहुंच जाएगा, कहीं और से चलना है और यहां तक पहुंचना है। ठीक है ना, कहीं और से चलना है, यहां तक पहुंचना है। अब मैं आपको चाबी दे रहा हूं, की दे रहा हूं ये ताले खोलने की, और की क्या है वो आपको याद रखनी पड़ेगी, है ना। कौन से ताले की कौन सी चाबी वो पता होना चाहिए ना, तो लगा लगा के देखना पड़ेगा आपको। लगा लगा के देखोगे तो टाइम वेस्ट होगा, लगा लगा के देखोगे तो टाइम वेस्ट होगा। इसलिए आप याद कर लो, स्टार्टिंग याद कर लेना बस इसका। स्टार्टिंग की भी मैं सिर्फ आपको चाबी दे रहा हूं, सिर्फ की दे रहा हूं आपको। अगर आपको पहली इक्वेशन डिराइव करनी है तो आप ग्राफ का स्लोप निकालो। स्लोप और एरिया हमने पिछले लेक्चर के अंदर बहुत डिटेल में डिस्कस किए थे। ठीक है, जिनको स्लोप और एरिया निकालना नहीं आता, पिछले लेक्चर में जाओ, स्लोप और एरिया देखो। ठीक है, ये लेक्चर इंडिपेंडेंट लेक्चर नहीं है, ये लेक्चर डिपेंडेंट लेक्चर है पिछले वाले पर, लेक्चर नंबर 4 पर। ठीक है, तो आपको स्लोप और एरिया तो जानना पड़ेगा पहले, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप आज में ये वाली वीडियो देखोगे तो आपको स्लोप समझ में नहीं आएगा। मैं यहीं पर भी स्लोप निकालना दोबारा से सिखाऊंगा। ठीक है ना, तो अगर आप इसी को कंटिन्यू करना चाहते हो तो आगे कंटिन्यू कर सकते हो। अगर आपको स्लोप निकालना नहीं आता या एरिया अंडर ग्राफ निकालना नहीं आता तो इस लेक्चर में भी सीख जाओगे, लेकिन आप पीछे से देख करके आओ तो आपको बेसिक्स अच्छे से क्लियर होंगे। ठीक है, तो पहली इक्वेशन निकालने के लिए आपको वीटी ग्राफ का स्लोप चाहिए। ठीक है, वीटी मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ। हम जितने भी ग्राफ पढ़ने वाले हैं, हम जितने भी ग्राफिकल डेरिवेशन करने वाले हैं, वो सब वीटी ग्राफ को लेकर के करेंगे। एसटी ग्राफ को लेकर के डेरिवेशन नहीं हो पाती। ठीक है, एसटी ग्राफ को लेकर के डेरिवेशन नहीं हो पाती। हम वीटी ग्राफ का स्लोप निकालेंगे, पहली इक्वेशन आ जाएगी। वीटी ग्राफ का एरिया निकालेंगे, दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। एरिया निकालना है आपको, है ना। 2 ही आइटम होती हैं, तो स्लोप होता है तो एरिया होता है। स्लोप निकालोगे पहली इक्वेशन आएगी, एरिया निकालोगे दूसरी इक्वेशन आएगी, और एरिया ही निकालोगे तो तीसरी इक्वेशन भी आ जाएगी। लेकिन ये वाला एरिया अलग स्टाइल से निकालना है, स्टाइल डिफरेंट है।
एरिया निकालने का स्टाइल दूसरा है, यहां पर दूसरा स्टाइल है, यहां पर दूसरा स्टाइल है। तो बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, चिंता मत करना, ठीक है। यहां पर एरिया स्टाइल 1, ठीक है, स्टाइल 1 के हिसाब से निकालना है। स्टाइल क्या क्या अलग है वो चलेगी, बात चलेगी आगे तो पता चल जाएगा आपको, ठीक है। यहां पर भी एरिया से ही काम बनेगा, आपको एरिया निकालना पड़ेगा वीटी ग्राफ का, ठीक है, लेकिन स्टाइल दूसरा होगा, स्टाइल दूसरा होगा। यहां पर स्टाइल होगा पूरा ट्रेपीजियम मान करके, यहां स्टाइल होगा अलग अलग मान करके, ठीक है। करेंगे बात, ट्राइंगल को रेक्टेंगल को अलग अलग मान करके एरिया निकालेंगे, यहां पर पूरे ट्रेपीजियम का एरिया इकट्ठा निकालेंगे, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग हो चुकी है डेरिवेशंस की, ठीक है। और हम लोग अब इसी स्लाइड पर पहले इक्वेशन को डिराइव करने जा रहे हैं, इसी स्लाइड पर पहले इक्वेशन को डिराइव करने जा रहे हैं, ठीक है। ध्यान रखना, आपको जो ग्राफ बनाना है वो वीटी बनाना है, वीटी सेकंड्स में, मीटर पर सेकंड में, है ना। वेलोसिटी किस में होती है, मीटर पर सेकंड में, टाइम किस में होता है, सेकंड में, ठीक है। और सुनो, इस ग्राफ को जीरो से शुरू मत कर देना। जीरो मतलब ये है ना, ये ओरिजिन है ना, यहां से शुरू नहीं करना इस ग्राफ को आपने। अगर आपने यहां से शुरू कर दिया इस ग्राफ को तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी पहले जीरो हो जाएगी। भाई यहां पर क्या रखी हुई है, यहां पर वाई एक्सिस पर क्या रखा गया, वाई एक्सिस पर रखा गया वेलोसिटी। और अगर आपने ग्राफ को नीचे से शुरू किया ना, अगर आपने ग्राफ को जीरो से शुरू किया ना, तो इसका मतलब आपने इनिशियल वेलोसिटी पहले ही जीरो मान ली है। तो जब इनिशियल वेलोसिटी को जीरो मान लोगे तो यू क्यों ही आएगा, इक्वेशन में यू क्यों ही आएगा, अगर आपने यू को पहले ही जीरो मान लिया तो यू को जीरो नहीं मानना, यानी आपने ग्राफ को नीचे से शुरू नहीं करना, ग्राफ को थोड़ा ऊपर से शुरू करना। ये टेक्निक है, ये टेक्निक है। बच्चा पूछता है ऐसा ही क्यों करेंगे हम, तो भाई चलेगा तुझे पता, प्रैक्टिस करेगा जब चीजों की तो तुझे पता चलेगा कि ऐसा ही क्यों, यही क्यों कर रहे हैं, ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस आगे बढ़ाएगी तो बात समझ में आएगी आपको कि टेक्निक ही ऐसी है, ठीक है, ये टेक्निक ही ऐसी है। आपको इसको थोड़ा ऊपर से स्टार्ट करना है ग्राफ को। तो मैं इसको मिटा रहा हूं, इसको मैं रब कर रहा हूं क्योंकि मुझे यू चाहिए, मैं यू को जीरो नहीं कर सकता, मुझे यू चाहिए, ठीक है। तो मैं ग्राफ को कहां से स्टार्ट करूंगा, थोड़ा ऊपर से, इधर से, और चढ़ता हुआ ग्राफ बनाऊंगा। अब चढ़ता हुआ क्यों बनाऊंगा, ठीक है। बच्चा पूछेगा सर ठीक है ऊपर से स्टार्ट किया मैं मान गया, चढ़ता हुआ क्यों बना रहे हो। चढ़ता हुआ इसलिए बना रहा हूं बेटा, एक्सेलरेशन भी चाहिए मुझे। ए चाहिए नहीं चाहिए खुद बता, आपको इस इक्वेशन के अंदर ए चाहिए या नहीं चाहिए, इक्वेशन ड्राइव करना चाहते हो ना। ए तो सब में है, ए यहां भी है, ए यहां भी है, ए यहां भी है, यानी आपको सारे ग्राफ चढ़ते बनाने हैं। सारे ग्राफ कैसे बनाने हैं, चढ़ते बनाने। और यू भी सब में है, देख लो यहां भी यू है, यहां भी यू है, यहां भी यू है। तो यानी आप ग्राफ को यहां से शुरू नहीं कर सकते, ग्राफ को आपको थोड़ा ऊपर से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, ग्राफ को आपको थोड़ा ऊपर से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये जो जहां से स्टार्ट हो रहा है ग्राफ, इस वाली इक्वेशन को बोला जाएगा यू, इस वाले पॉइंट को बोला जाएगा यू, क्योंकि यही है इनिशियल वेलोसिटी। भाई यहां पर क्या रखी है, यहां पर वेलोसिटी रखी है ना, तो इनिशियल से स्टार्ट होकर के किसी फाइनल पर खत्म करना है, हां या ना। और इनिशियल वेलोसिटी को यू बोलते हैं और फाइनल वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, वी बोलते हैं, हां या ना। तो यहां पर आपने इनिशियल से स्टार्ट किया और कुछ फाइनल तक चढ़ते 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 ये कुछ आपको वी मिल गया। इसी पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग वाई एक्सिस पर आपको क्या मिल जाएगा, फाइनल वेलोसिटी मिल जाएगी। इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग एक्स एक्सिस पर आपको क्या मिल जाएगा, अरे एक्स एक्सिस क्या दे रही है, एक्स एक्सिस तो टी टाइम दे रही है। कितना टाइम लगा, कितना टाइम लगा, यू से वी चढ़ने में कितना टाइम लगा। मतलब मान लो पहले अगर मेरी बाइक की स्पीड 30 थी, अगर मेरी बाइक की स्पीड 30 थी, 3 सेकंड लगे, चलो 5 सेकंड लगे, 5 सेकंड में मैं अपनी बाइक की स्पीड को 30 से कहां ले गया, 50 पर ले गया। टाइम कितना लगा, 5 सेकंड। स्पीड 30 से 50 आ गई, 30 मेरी इनिशियल वेलोसिटी, 50 मेरी फाइनल वेलोसिटी, और समय कितना लगा, 5 सेकंड लगे। वही समय यहां पर है, यही वो 30 है, यही वो 50 है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, यही वो 30 है, यही वो 50 है, और यही वो 5 सेकंड है जो 30 से 50 जाने में लगे, है ना। तो ये ग्राफ समझ में आ गया होगा कि ग्राफ कैसे बन रहा है ये, ठीक है। अब मैं आपसे बोलता हूं कि भैया पहली क्वेश्चन डिराइव करना चाहता है ना, तो स्लोप निकाल बेटा। क्या निकाल, स्लोप निकाल। स्लोप निकालना सिखा रहा हूं आपको, क्योंकि पिछले लेक्चर को क्या पता आपने देखा हो या ना देखा हो, तो इस लेक्चर से इसको समझाता हूं मैं, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए स्लोप निकालते हैं, स्लोप निकालते हैं बच्चे। स्लोप निकालने का मतलब क्या होता है, स्लोप निकालने का मतलब होता है tan थीटा निकालना। 10th क्लास के अंदर आता है tan थीटा, लेकिन आपको अभी से पता होना चाहिए,
अभी से पता होना चाहिए, फिजिक्स पढ़नी है आपको। ऐसे ही 11th की फिजिक्स अगर आपको पढ़नी है, आपको 12th की मैथ्स आनी चाहिए। मैथमेटिकल टूल्स बोलते हैं उसको, ठीक है। 12th की मैथ्स यानी कैलकुलस, यानी डिफरेंशिएशन, यानी इंटीग्रेशन, यानी वेक्टर्स। ये डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर आपको 11वीं क्लास के अंदर पढ़ना पड़ता है, जबकि ये सब 12th क्लास के मैथ्स के कोर्स में है, लेकिन आपको 11th की फिजिक्स में पढ़ना पड़ता है। ऐसी कुछ चीजें 10th के मैथ्स के कोर्स में है, लेकिन आपको 9th की फिजिक्स के अंदर पढ़नी पड़ती है। वो छोटी सी चीज है, ये छोटी सी चीज है बहुत, tan थीटा। और tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहां देखो जरा, क्या आपको ये ट्रायंगल दिख रहा है? ये देखो, अभी दिखेगा, अभी दिखेगा। ये देखो, बोलो दिखा नहीं दिखा? ट्रायंगल दिखा नहीं दिखा? अच्छा चलो नाम दे देता हूं, नाम दे देता हूं। ओ से ओरिजिन हो गया, ए, इसका नाम, इस पॉइंट का नाम ए रख देते हैं, ए, इस पॉइंट का नाम बी, इस पॉइंट का नाम सी, इस पॉइंट का नाम डी। एनसीईआरटी ने ऐसे नाम दे रखे हैं इसको। अगर आप एनसीईआरटी की किताब खोल के देखोगे तो ये ओ ए बी सी डी इस तरीके से दे रखा है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे एक बात बताओ, क्या परपेंडिकुलर बीसी नहीं है? ये ट्रायंगल देखो जरा, ये 90 डिग्री देखो जरा, ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है, और ये क्या है? ये बेस है। बोलो हाँ या ना? हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर, बेस। पाइथागोरस थ्योरम आपको आती है, ठीक है। तो जो परपेंडिकुलर है, क्या वो बीसी नहीं है? क्या परपेंडिकुलर बीसी नहीं है? क्या बेस एसी नहीं है? क्या कहते हो? क्या कहते हो? स्लोप हो जाएगा बीसी अपॉन एसी, स्लोप हो जाएगा बीसी अपॉन एसी। कोई टेंशन? कोई टेंशन? यहां तक बात समझ में आई ना? बीसी अपॉन एसी। अच्छा, अब मुझे छेड़खानी करनी पड़ेगी थोड़ी इसके साथ, ठीक है। थोड़ा सा इसको, थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा इसको। तो मैं मॉडिफाई देखो कैसे करूंगा इसको। ये बीसी है ना बेटा, यहां से यहां तक बी और सी है ना, मैं इस बीसी को लिखूंगा बीडी माइनस सीडी। स्टाइल है ये, काम करने का स्टाइल है, तभी क्वेश्चन निकल के आएगी, नहीं तो नहीं निकल के आएगी, ठीक है। बीसी की जगह पर मैं लिखूंगा बीडी में से सीडी हटा दे, बीडी माइनस सीडी अपॉन, समझ गए बात को? भाई यहां से लेके यहां तक, में से यहां से लेके यहां तक वाला माइनस कर दिया, तो क्या बचा? तो क्या बचा? ये ऊपर वाला बचा ना। भाई इस पूरे में से नीचे वाला हटा दूंगा तो ऊपर वाला बचेगा ना। बस मैंने वही लिख दिया, बीसी को बीडी माइनस सीडी लिख दिया, ठीक है। बीसी को बीडी माइनस सीडी लिख दिया, ठीक है। अच्छा एक बात और बताओ, क्या मैं एसी को ओडी नहीं लिख सकता? ध्यान से देखो जरा, ये एसी है, ये ओडी है, क्या ये दोनों बराबर नहीं है? यहां से यहां तक की लंबाई, यहां से यहां तक की लंबाई बराबर नहीं है क्या? तो मैं एसी को ओडी भी लिख सकता हूं। बोलो हां या ना? आइए बीडी को पुट करें कि बीडी कह क्या रहा है। बेटा देख, बी से लेके डी तक, बी से लेके डी तक वी नापा जा रहा है। ध्यान से देखो जरा, बी से लेके डी तक वी नापा जा रहा है, तो मैं बीडी की जगह पर लिखूंगा वी। आराम से देखो इस चीज को, यहां से लेके यहां तक की जो लंबाई है वो यहां से लेके यहां तक की भी लंबाई है, और यहां से लेके यहां तक की जो लंबाई है वो यहां से लेके यहां तक की भी, यानी यू। सीडी की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं? मैं यू लिख सकता हूं, तो मैं वी माइनस यू लिख दूंगा। और ओडी क्या नाप रहा है? ओडी नाप रहा है टी, वी माइनस यू अपॉन टी। क्या इसको आपने पहले कहीं देखा है? हां, याद करो, याद करो, यही एक्सेलरेशन होती है। और आप ये बात भी जानते हो कि जब भी आप वीटी ग्राफ का स्लोप निकालते हो आपको एक्सेलरेशन मिलती है। जब भी आप, ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। और मैंने पिछले लेक्चर के अंदर इसको प्रूव भी किया था कि किस तरीके से हम स्लोप निकालते तो हमको क्या मिलती है? एक्सेलरेशन मिलती है। यानी मैं स्लोप की जगह पर, ये स्लोप था, ये स्लोप था, तो इस स्लोप की जगह पर मैं सीधा सीधा क्या लिख सकता हूं? एक्सेलरेशन लिख सकता हूं। ये मेरा फॉर्मूला बन गया, a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। हाँ या ना? ये फॉर्मूला सच्चा है या झूठा है? ये फॉर्मूला तो आप जानते हो, एक्सेलरेशन होती है ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, है ना, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, पहली क्वेश्चन आ जाएगी। ये देखो पहली क्वेश्चन निकाल लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन निकाल लेते हैं। आइए इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करें। टी जाएगा ए के साथ, ये हो जाएगा ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू। चेक कर लो, टी गया ए के साथ मल्टीप्लाई होने के लिए, ए टी बन गया इज इक्वल टू वी माइनस यू। ऐसे कैसे लिखा है? ये माइनस यू उठ करके यहां जाएगा, हो जाएगा प्लस यू
इज इक्वल टू वी, इसको पलट के लिख लो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। आ गया पहली इक्वेशन, हेंस डिराइव्ड। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, ग्राफिकली डिराइव हो गई है, ग्राफिकली डिराइव हो गई है। कैसे हुई है? स्लोप निकाल के। कैसे हुई है? ये थीटा निकाल के, ये एंगल निकाल के। इस एंगल के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर बोला गया, नीचे वाली साइड को बेस बोला गया। परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर देंगे, उसी को स्लोप कहते हैं। स्लोप इज नथिंग बट परपेंडिकुलर अपॉन बेस, खत्म बात। ठीक है, किसी भी चीज की चढ़ाई अगर होगी तो वो उसके परपेंडिकुलर पर सीधा सीधा डिपेंड करेगी। सोच लेना इस बात को। ये चढ़ाई कम, ये चढ़ाई ज्यादा, ये चढ़ाई और ज्यादा, किस बात पर डिपेंड कर रही है? परपेंडिकुलर कितना बड़ा है, परपेंडिकुलर की लंबाई कितनी है, इस बात पर डिपेंड कर रहा है। इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि चढ़ाई कितनी है। ये चढ़ाई कम, परपेंडिकुलर देखो छोटा सा परपेंडिकुलर है, और चढ़ाई कर दूंगा परपेंडिकुलर और बड़ा, और चढ़ाई कर दूंगा परपेंडिकुलर और बड़ा। ये बात है, ये बात है। तो स्लोप कितना बड़ा होगा ये उसके परपेंडिकुलर की हाइट पर डिपेंड करेगा, परपेंडिकुलर कितना लंबा है। इसलिए परपेंडिकुलर ऊपर आया, न्यूमरेटर में आया। ये मैथमेटिकल बातें हैं बेटा, है ना, मैथमेटिकल अप्रोच है ये, समझने की कोशिश करना है इसको। पहली इक्वेशन डिराइव हो गई है। नेक्स्ट इक्वेशन पर चलते हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर पर। फिर से ग्राफ आ गया ये वाला। इस बार हमने कौन सी इक्वेशन डिराइव करनी है? हमने डिराइव करनी है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, ये डिराइव करनी है। ठीक है, मैंने आपको क्या की पॉइंट दिया था? मैंने आपको की पॉइंट चाबी ये दी थी मैंने आपको, आपने इसका एरिया निकालना है। ठीक है, एरिया अंडर वीटी निकालना है, जो कि आपको अल्टीमेटली डिस्प्लेसमेंट देता है। ठीक है, जो कि आपको अल्टीमेटली क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट। ये एक फैक्ट बात है, ये एक फैक्ट बात है। जब भी आप वीटी का एरिया निकालोगे आपको डिस्प्लेसमेंट मिलेगी। पिछले लेक्चर में जाकर के डिटेल में देख सकते हो इस बात को आप। ठीक है, मैं आपको एरिया निकालना लेकिन इसी लेक्चर में सिखा रहा हूं। एरिया हम आज ही निकालना सीखेंगे इसका, वीटी ग्राफ का। तो मैंने बच्चों यहां पर ले लिया, यहां पर ले लिया v और यहां ले लिया t सेकंड्स में है, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में है। फिर से मुझे ग्राफ ऊपर से ही स्टार्ट करना है, नीचे से स्टार्ट नहीं करना, क्योंकि मेरे को u से बहुत प्यार है ना, u से, आपसे, इससे बहुत प्यार है मुझे। ठीक है ना, इसलिए मैं ग्राफ को ऊपर से स्टार्ट करके और ऊपर चढ़ाऊंगा। ये स्टाइल है। ऊपर से जीरो से स्टार्ट ना करियो, ऊपर से स्टार्ट करियो और ऊपर चढ़ाइयो इसको। ठीक है, तभी तुझे क्या मिलेगा? तभी तुझे v भी मिलेगा और u भी मिलेगा। यहां से आपको क्या मिल गया? फाइनल वेलोसिटी। यहां से आपको क्या मिल गई? इनिशियल वेलोसिटी। और इसी को मैं नीचे गिरा दूंगा, अगर यहां ले आया तो मुझे क्या मिल जाएगा? टाइम भी मिल जाएगा, है ना। नाम देता हूं इसको O A B C और D। ठीक है, इस बार मुझे एरिया निकालना है बेटा, है ना। और एरिया अंडर वीटी ग्राफ, ये वीटी ग्राफ है मेरा, इसके नीचे नीचे का पूरा एरिया निकालना है। मतलब मुझे पता है क्या निकालना है, मुझे ये पूरा निकालना है। ये वाइट से दिखाऊं, चलो ग्रीन ब्लू से दिखाता हूं, चलो। ये निकालना है, ये निकालना है। मतलब एरिया ऑफ एबीसी प्लस एरिया ऑफ ओएसीडी। लिख रहा हूं बच्चों, एरिया निकालना है वीटी ग्राफ का, सही बात है ना। एरिया निकालना है वीटी ग्राफ का। तो एरिया जब भी वीटी ग्राफ का निकलेगा, कैसे निकलेगा? ट्राइंगल एबीसी का एरिया प्लस रेक्टेंगल ओएसीडी का एरिया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्या नाम है रेक्टेंगल का? ओएसीडी, ओएसीडी। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी और एरिया ऑफ ट्राइंगल ओएसीडी। जब दोनों को जोड़ दूंगा नेट एरिया आ जाएगा ना। जैसे ही दोनों को जोड़ दूंगा इसको इसको, इसका नेट एरिया निकल के आ जाएगा, है ना। तो इसका नेट एरिया निकालते हैं। ठीक है, अच्छा पहले मैं फैक्ट लिख लेता हूं कि भाई एरिया जब भी वीटी ग्राफ का निकाला जाता है वो डिस्प्लेसमेंट ही देता है। पिछले लेक्चर के अंदर प्रूव कर चुका हूं मैं इस बात को, समझा चुका हूं इस बात को कि जब भी वीटी ग्राफ का एरिया निकलता है आपको क्या मिलता है? डिस्प्लेसमेंट, यानी आपको एस मिलेगी। मैंने एलएचएस को पहले ही डिफाइन कर लिया। ठीक है, मैंने एलएचएस को पहले ही लिख लिया कि भाई आपको क्या मिलने वाली है? आपको एस बोले तो डिस्प्लेसमेंट मिलने वाली है। वो देखो वहां लिखा है, एरिया निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट मिलेगी। ठीक है, आइए एरिया निकालते हैं एबीसी ग्राफ का। मुझे एक बात बताओ, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल एरिया क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस, बेस एसी, हाइट बीसी, एसी इंटू बीसी,
प्लस ट्राइंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ ओडी इंटू ओए, है ना, लेंथ इंटू ब्रेड्थ ओडी मल्टीप्लाई बाय ओए, ओडी मल्टीप्लाई बाय ओए, ठीक है। ओके ओके, अब एक बात बताओ, S इज इक्वल टू 1/2 AC, क्या मैं AC को OD नहीं लिख सकता? क्या AC और OD बराबर नहीं है? मैंने यहां पर AC की जगह क्या लिख दिया बच्चों? OD मल्टीप्लाई बाय, देख BC फिर वैसे ही आके फंस गया, BC वैसे ही आके फंस गया, मैं इसको फिर से क्या लिख दूंगा? BD माइनस CD, बड़े में से CD हटा दिया, BC बच जाएगा, मैं इसको लिख दूंगा BD माइनस CD, BD माइनस CD प्लस OD इंटू OA। बोलो जी, हाँ बोलो जी, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? क्या मैं OD की जगह पर T यानी टाइम लिख सकता हूं या नहीं? OD की जगह पर टाइम लिख सकता हूं या नहीं? ये देखो S इज इक्वल टू हाफ, OD की जगह लिखूंगा T टाइम। अच्छा BD माइनस CD, BD कितना है? पूरा BD कितना है? यहां देखियो पूरा BD कितना है? V, पूरा BD कितना नाप रहा है? V नाप रहा है। CD कितना नाप रहा है? U नाप रहा है। BD में से CD माइनस यानी V में से U माइनस, यहां पर क्या लिखूंगा? V में से U माइनस प्लस OD इंटू OA। OD क्या है बेटा? OD तो T है, OA क्या है? OA तो U है। भाई यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? T, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? U, और इधर से इधर तक का डिस्टेंस कितना है? V, यही तो लिख रहा हूं वहां, इन्हीं की तो हेल्प ले रहा हूं वहां पर। तो OD इंटू OA यानी U इंटू T, U इंटू T, ठीक है। इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख लेता हूं तो आपको इक्वेशन दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। अगर थोड़ा सा अरेंज कर लूं तो आपको इक्वेशन दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। देखो कैसे दिखेगी, U इंटू T है ना, इसको आगे लिख ले, इसको पीछे लिख ले, ये ऐसा हो जाएगा। देख S इज इक्वल टू UT, दिखा, प्लस हाफ T V माइनस U, है कि नहीं? V माइनस U, V माइनस U, ठीक है, ठीक है, खत्म हो गया ये। मैं V माइनस यू की जगह पर AT लिख लूंगा। कहां से लिखूंगा? फर्स्ट इक्वेशन में से लिखूंगा, इसलिए फर्स्ट इक्वेशन के लिए मुझे जगह चाहिए थोड़ी सी। किधर लूं? इधर ले लेता हूं, यहां ले लेता हूं। देख बेटा, V इज इक्वल टू U प्लस AT, ये पहली इक्वेशन है या नहीं है? ये पहली इक्वेशन है या नहीं है? मैं इस U को यहां ले आता हूं, ये हो जाएगा V माइनस यू, बोलो हाँ या ना। और इज इक्वल टू किसके? AT के। क्या मैं V माइनस यू की जगह पर AT नहीं लिख सकता? क्या मैं V माइनस यू को V माइनस यू को AT ना सब्स्टिट्यूट कर दूं? कर सकता हूं। मैं V माइनस यू की जगह पर क्या लिख दूंगा? AT लिख दूंगा। मेरी फाइनल इक्वेशन बन गई S इज इक्वल टू UT प्लस 1/2 T AT, और ये T और AT मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहां पर T स्क्वायर चढ़ जाएगा ऊपर, है ना, स्क्वायर आ जाएगा इसके ऊपर। तो इसलिए मैं यहां पर डायरेक्ट लिख रहा हूं इसको, आप एक स्टेप और ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ATT और TT हो जाएगा T स्क्वायर। ये आ गई थर्ड इक्वेशन, सॉरी सेकेंड इक्वेशन, ठीक है, ये सेकेंड इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन डिराइव हो गई एरिया निकाल करके सेकेंड इक्वेशन डिराइव हो गई। थर्ड पर चलते हैं। फिर से थर्ड इक्वेशन के लिए मुझे पता है जीरो से स्टार्ट नहीं कर सकता। पहले तो इक्वेशन की शक्ल देख लो भाई, 2AS इज इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, ये थर्ड इक्वेशन है। S चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए, एरिया निकालना ही पड़ेगा, यानी एरिया VT ग्राफ का निकलेगा ही निकलेगा, जो कि आपको अल्टीमेटली क्या देता है? जो कि आपको अल्टीमेटली देता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। लेकिन इस बार स्टाइल दूसरा होगा निकालने का, ठीक है। जीरो से स्टार्ट नहीं करना, ऊपर से स्टार्ट करना, इधर से स्टार्ट करना और ऐसे चढ़ाना। चढ़ गया? ये जो पॉइंट है वो U है। 3 बार बना रहा हूं भाई तुम्हारे लिए, ताकि तुम एक बार तो बना लो, कम से कम एक बार तो बनाना T, ठीक है। तो यहां पर टाइम लिया गया है जो कि किस में है बेटा? सेकंड्स में। और यहां वेलोसिटी ली गई है जो कि किस में है? मीटर पर सेकंड में। VT ग्राफ, हर बार VT ग्राफ ही लेना है और उसका एरिया निकालना है, लेकिन इस बार स्टाइल दूसरा होगा, ठीक है। सेकंड स्टाइल का है ये। तो OABCD
ओके जी। अब वैसे आपको इसकी भी जरूरत नहीं है, सही बताऊं तो आपको इसकी भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप यहां पर ना ट्रेपीजियम का एरिया निकालने वाले हो, यहां पर आप ट्रेपीजियम का एरिया निकालने वाले हो। तो हम लोग एक काम करते हैं, क्योंकि हम लोग एरिया निकालने वाले हैं वीटी ग्राफ का, तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि मैं इस ट्रेपीजियम का एरिया निकाल रहा हूं, हां या ना, यानी ये पूरा एरिया निकाल रहा हूं इकट्ठा एक साथ। अरे हां या ना, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, नाम क्या बेटा ट्रेपीजियम का, ओ ए बी डी, पूरा लेंगे ना, ओ ए बी डी, सी की तो जरूरत भी नहीं है वैसे आपको, है ना, ओ ए बी डी, तो ट्रेपीजियम क्या हो गया, ओ ए बी डी, ठीक है, ओ ए बी डी, ये ट्रेपीजियम का एरिया हो गया। अब इस एरिया को पूरा लिखते हैं फॉर्मूले के साथ। क्या था फॉर्मूला बेटा ट्रेपीजियम के एरिया का, बताइए क्या था फॉर्मूला, याद करो, पिछले साल पढ़ा आप लोगों ने, है ना, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, यही होता है कि नहीं, यही होता है कि नहीं। और एलएचएस मुझे पता है कि एरिया वीटी ग्राफ का क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है, यानी मैं यहां पर चुपचाप क्या लिख दूंगा, एस लिख दूंगा, ठीक है ना, बिना शोर मचाए, बिना किसी को बताए, ठीक है, चुपचाप यहां पर क्या लिख दूंगा, एस लिख दूंगा, क्योंकि मुझे पता है एरिया वीटी ग्राफ का अल्टीमेटली मुझे क्या देता है, मुझे डिस्प्लेसमेंट देता है। तो मैंने एरिया ऑफ वीटी की जगह पर क्या लिख दिया, एस लिख दिया। आगे बढ़ा जाए, एस इज इक्वल टू हाफ। बेटा सम ऑफ पैरेलल साइड्स कौन सी है, यहां कौन पैरेलल साइड है, एक तो ये पैरेलल साइड है, देख ध्यान से, ओए, दूसरी पैरेलल साइड कौन सी है, बीडी, ये दो पैरेलल साइड्स हैं यहां पर, इसलिए यहां पर क्या करूंगा मैं, ओए प्लस बीडी, हाइट इसको ले लेना, इससे बढ़िया क्या हाइट होगी, ये ट्रेपीजियम ऐसे टेढ़ा है, ऐसे समझ लेना, तो इसकी हाइट ऐसे हो जाती है ना, ऐसे यहां पर हाइट कैसे हो गई, यहां पर हाइट ऐसे हो गई इसकी, तो ये एरिया, ये हाइट हो गई ओडी इंटू ओडी, पुट कर देते हैं, ठीक है, क्या क्या पुट करूं, S इज इक्वल टू 1/2, बेटा OA तो U है, और BD तो V है, और OD तो T है, पुट कर लो यार। OA की जगह पर क्या रखूंगा बेटा, U, BD की जगह पर क्या रखूंगा बेटा, V, है ना, और OD की जगह पर क्या रखूंगा बेटा, टाइम, ये तो यहां से यहां तक तो टाइम नपता है ना, यहां से यहां तक टाइम नापा जाता है, इसलिए यहां पर क्या रखूंगा, T। बोलो जी, कोई दिक्कत, बोल ही नहीं पाओगे तुम, है ना, यही तो फायदा होता है। U प्लस V की जगह पर मैं V प्लस U भी लिख सकता हूं, इसको पलट के, है ना, 6 + 2 भी 8, 2 + 6 भी 8, इसको पलट के लिख लेता हूं, ये हो जाएगा V प्लस U डिवाइड बाय 2, क्या कहते हो, और मल्टीप्लाई में कौन है, मल्टीप्लाई में T है, मैं T को सब्स्टिट्यूट करने वाला हूं, क्योंकि मुझे T नहीं चाहिए मुझे। ये अप्रोच मैंने आपको मैथमेटिकल डेरिवेशन यानी अलजेब्रिक डेरिवेशन के अंदर भी समझाई थी, कि जो नहीं चाहिए होता उसको उड़ा दिया जाता है, ठीक है, इसका टाइम आ गया उड़ने का, ठीक है, कुछ ही सांसें रह गई हैं तेरी, तू जाने वाला बेटा, आओ इसको उड़ा देते हैं, V इज इक्वल टू U प्लस AT। हर बार हमको पहली क्वेश्चन का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि हम इसको डिराइव कर चुके हैं, हमारे लिए ये प्रूवन है, हमारे लिए फैक्ट बन चुका है ना, इसको तो हम अभी निकाल रहे हैं, ये तो हमारे लिए प्रूवन है। U को उठाया, यहां लिया, V माइनस U इज इक्वल टू AT, T निकालना है वहां से, A को नीचे ले जा, V माइनस U अपॉन A इज इक्वल टू T, T की वैल्यू V माइनस U अपॉन A उठा करके यहां रख दे, और रखते हैं, आइए रखते हैं, V माइनस U अपॉन A, ठीक है। अब देख बेटा, V प्लस U, V माइनस U, A प्लस B, A माइनस B का आइडेंटिटी लग जाएगी यहां पर, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ऐसे यहां पर क्या बन जाएगा, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, तो ये हो जाएगा V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर अपॉन में 2A है ना, और यहां कौन है, S है, ये 2A जाकर के S से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहां पर इक्वेशन क्या बन गई फाइनली, फाइनल इक्वेशन क्या बन गई, 2A मल्टीप्लाई हो गया इसके साथ, बन गया 2AS इज इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन भी हो गई डिराइव ग्राफिकल मेथड से, बाय ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, कई नाम है इसके, है ना, कई नाम है इसके। चलो
चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, सर्कुलर मोशन पर आते हैं, सर्कुलर मोशन पर, ठीक है, जिस बारे में आज का लेक्चर है, और इसके चैलेंजर क्वेश्चंस भी इसी के बारे में है, ठीक है। देखो सर्कल मैंने पहले से बना रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई एक बॉडी है बेटा, ठीक है, वो यूनिफॉर्म स्पीड से, ध्यान देना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन भी यही है, मैं यहां पर लिख रहा हूं डेफिनेशन इसकी, अपने हाथ से खुद अपनी राइटिंग में यहां लिखूंगा डेफिनेशन, चिंता मत करो, ठीक है। लेकिन आप मतलब समझना इसका, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब है कि सर्कुलर मोशन हो रहा है लेकिन एक कांस्टेंट स्पीड से हो रहा है, ऐसे एक ही स्पीड है, एक ही स्पीड, ऐसा नहीं हो रहा कि एकदम से बढ़ गई फिर एकदम से कम हो गई, ऐसा नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा। जैसे आपने पंखे को ऑन किया, आपने फैन ऑन किया, फैन ऑन करते हैं तो पहले धीरे धीरे स्पीड होती है, फिर तेज 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 ऐसे होती जाती है ना, और फिर जब वो मैक्सिमम जिस पॉइंट पर आप उसको चलाना चाहते हो, 4 पर चलाना चाहते हो मान लो, तो 4 पर जब वो घूमता है, एक ही नंबर पर वो जब वो घूमता है, तब तो उसकी स्पीड बढ़ती घटती नहीं है ना, तब तो उसकी स्पीड उतरी रहती है ना। तो वैसा वाला जो मोशन हो गया समझ लो वो सर्कुलर मोशन है। वैसे उसको रोटेशनल मोशन कहते हैं, अगर ज्यादा प्रिसाइज बात करूं तो वो रोटेशनल मोशन है। लेकिन ब्लेड के कोने पर मान लो अगर कोई चींटी बैठी है तो उसके लिए तो सर्कुलर मोशन ही हो रहा है बेचारी के लिए, है ना, वो तो कभी भी उड़ सकती है ना। तो इसलिए मान लो ब्लेड के कोने पर, पंखे के ब्लेड के कोने पर कोई चींटी बैठी है, तो वो जब चींटी घूम रही है तो चींटी का तो बेचारी का सर्कुलर मोशन ही हो रहा है ना। और कैसे सर्कुलर मोशन हो रहा है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है। जब एक ही स्पीड से घूमी जाए घूमी जाए घूमी जाए तो कैसा मोशन? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है ना। स्पीड बढ़े भी ना, स्पीड घटे भी ना, ठीक है, तो वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है। मैं यहां पे डेफिनेशन अभी लिख दूंगा। तो बच्चों, जब कोई चीज एक ही स्पीड से घूमती 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 पूरी सरकमफेरेंस कवर कर ले, क्या कवर कर ले? क्या कवर कर ले? सरकमफेरेंस कवर कर ले। सरकमफेरेंस कवर करने के लिए मुझे आपको रेडियस तो बतानी पड़ेगी। तो चलो ठीक है, यहां से यहां की रेडियस मैंने आपको बता दी, आर रेडियस है मान लो, ठीक है। तो सरकमफेरेंस कितनी होती है? सरकमफेरेंस होती है 2 पाई आर। बोलो हाँ या ना, है ना। सरकमफेरेंस कितनी होती है? सरकमफेरेंस होती है 2 पाई आर, ठीक है। अब इस 2 पाई आर को कवर करने में कुछ टाइम लगा होगा ना, इस 2 पाई आर को कवर करने में कुछ टाइम लगा होगा ना। वो टाइम को अगर मैंने सरकमफेरेंस से डिवाइड कर दिया तो इसकी स्पीड निकल के आ जाएगी। बस इसी पर न्यूमेरिकल आता है 9th क्लास के अंदर, और कुछ नहीं है। 9th क्लास के अंदर इसी पे न्यूमेरिकल निकल के आता है, भैया इसकी स्पीड निकालो जरा, इसकी स्पीड निकालो जरा। तो स्पीड ऑफ पार्टिकल, ठीक है, हैविंग सर्कुलर मोशन, ठीक है। अगर सर्कुलर मोशन करता हुआ कोई पार्टिकल है और उसकी स्पीड निकालने के लिए आपको कहा जा रहा है, उसकी स्पीड निकालने के लिए आपको कहा जा रहा है, तो आपको क्या करना है? देखो, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, सिंपल सी बात है ना। स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है, और ये वैसे भी यूनिफॉर्म है तो मतलब कांस्टेंट स्पीड है, तब तो आपको यही फॉर्मूला लगाना है। जब तक स्पीड कांस्टेंट होती है ये फॉर्मूला लगता है, जब एक्सेलरेशन होती है तो ये फॉर्मूला नहीं लगता है। एक्सेलरेशन होगी तो ये फॉर्मूला नहीं लगाना, एक्सेलरेशन होगी तो वो 3 इक्वेशन लगानी है, वो 3 इक्वेशन लगानी है। वो 3 इक्वेशन कैसे लगानी है, कब लगानी है, उसके लिए आपको वो वाला लेक्चर भी देखना पड़ेगा और न्यूमेरिकल वाले लेक्चर की वेट करनी पड़ेगी। इसके जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो न्यूमेरिकल पर होगा, ठीक है। कंप्लीट न्यूमेरिकल और अप्रोच के साथ आपको बताया जाएगा कब कौन सी इक्वेशन लगानी होती है, ठीक है। लेकिन ये अप्रोच खुद से ही डेवलप होती है धीरे धीरे, ठीक है। मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं, लेकिन आप जब तक पेन उठा करके, कॉपी उठा करके खुद से नहीं स्टार्ट करोगे चीजों को करना, तब तक कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। तब तक तो मेरी ही प्रैक्टिस हो रही है, बस तुम्हारी नहीं हो पाएगी। तुम्हारी तो तब होगी जब आप खुद पेन और कॉपी लेकर के शुरू हो जाओ, ठीक है ना। क्वेश्चन देखा और स्टार्ट हो गए, कोई बात नहीं, कहीं तो अटकोगे। पहली क्वेश्चन नहीं होगी तो दूसरे से निकलेगा, दूसरे से निकलेगा, तीसरे से निकलेगा, ठीक है। कहीं अप्रोच गलत होगी, कहीं प्लस का माइनस का दिक्कत होगा, कुछ ना कुछ रुकावटें तो आती रहेंगी, ठीक है ना। लेकिन फिर भी हमको आगे बढ़ते जाना है ना, फिर भी हमको सॉल्यूशन तक पहुंचना ही पड़ेगा, ठीक है। तो हम करेंगे उस चीज को डिस्कस, बाद में करेंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी मोटिवेशन सेशन नहीं है ये। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम करना है। तो डिस्टेंस क्या है? ये डिस्टेंस तो 2 पाई आर है, बोलो बेटा हाँ या ना। डिस्टेंस तो क्या है? 2 पाई आर है। तो इसलिए जब भी आप स्पीड ऑफ द पार्टिकल निकालोगे जो कि सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, तो आपको अल्टीमेटली क्या करना है? आपको सरकमफेरेंस को टोटल टाइम से डिवाइड करना है। सरकमफेरेंस को टोटल टाइम से डिवाइड करना है। बोले तो क्या करना है? आपको 2 पाई आर अपॉन टी करना है, बस ये फॉर्मूला बनता है सर्कुलर मोशन का, स्पीड का। बोलो इससे आसान कोई बात है क्या? 2 पाई आर अपॉन टी, ठीक है।
ठीक है, पाई की वैल्यू आप ले लो 22/7, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 22/7 ले लो, कोई टेंशन नहीं। सरकमफेरेंस अपॉन टोटल टाइम करना होता है, इसको सर्कुलर मोशन कहते हैं। अब मैं यहां पर आपको डेफिनेशन कहीं ना कहीं लिख देता हूं, ठीक है, ताकि आपके काम आती रहे वो। इधर लिख देता हूं, ठीक है ना। पार्टिकल मूविंग ऑन अ circular path with a uniform speed is called uniform circular motion। बस कोई पूछे आपसे व्हाट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, बोल दो भाई जब एक पार्टिकल सेम स्पीड से क्या कर रहा हो, सर्कुलर पाथ पर चल रहा हो, बस उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बहुत सिंपल है। अब नेक्स्ट स्लाइड के अंदर ना हम बहुत इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करने वाले हैं सर्कुलर मोशन के बारे में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात। तो बढ़ते हैं उस तरफ। ये तो न्यूमेरिकल वाली बात हो गई है ना, न्यूमेरिकल आप यहां से सॉल्व कर ही लोगे, 9th लेवल यहां तक खत्म हो जाता है, 9th लेवल यहां खत्म हो जाता है। क्या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक एक्सेलरेटेड मोशन है? ऐसा है बच्चों, कोई भी चीज ना सर्कुलर पाथ पे चलना ही नहीं चाहती, सच्चाई ये है। आप खुद सोचो, कोई चीज क्यों ही सर्कुलर पाथ पर जाएगी, कोई चीज क्यों ही अपनी दिशा को चेंज करेगी। आप एक चीज इमेजिन करो, आपने स्पेस के अंदर किसी चीज को फेंका, ठीक है, और ये बातें न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के साथ जाकर के जुड़ती हैं, जो कि मैंने अभी तक आपको नहीं बताया है, लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया भी अगर हो तो कोई चीज जो यूनिफॉर्म मोशन से चल रही है वो यूनिफॉर्म मोशन से ही चलना चाहती है, वो अपनी दिशा को चेंज क्यों करना चाहेगी, वो अपनी डायरेक्शन को चेंज क्यों करना चाहेगी? कोई भी चीज अपनी दिशा को चेंज करना नहीं चाहती, कोई भी चीज सर्कुलर पाथ पे चलना नहीं चाहती। कोई ना कोई फोर्स होती है जो सर्कुलर पाथ पर चलाती है, और फोर्स आएगी तो एक्सेलरेशन तो आएगी ही आएगी, बच नहीं सकते आप। फोर्स का सीधा रिश्ता एक्सेलरेशन से है, एक्सेलरेशन का सीधा रिश्ता फोर्स से है, ठीक है। अब मैं आपको यह बताता हूं कि कैसे सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड है, क्यों सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड है, ठीक है। देखो मेरी बात को समझने की कोशिश करना। मान लो कोई पार्टिकल है जो गोल गोल घूम रहा है, इसी सर्कुलर पाथ पर गोल गोल घूमे जा रहा है, ठीक है। कोई कर्व्ड पाथ पर भी घूम रहा हो, चलो मान लो, मैं ये कह रहा हूं पूरा सर्कुलर घूम ही नहीं रहा, वो ऐसे चल रहा है, फिर ऐसे चल रहा है, फिर ऐसे चल रहा है, या इतना ही चल रहा है, मान लो वो इसी एक पाथ पर चल गया, मान लो, या ऐसे ही चल गया, मान लो। ये सब जगह, ये सब मोशन करने में ना, ये सब डिस्टेंसेस ट्रेवल करने में ना कहीं दिशा का अंतर पड़ेगा, कहीं ना कहीं डायरेक्शन चेंज होगी। कैसे होगी और हम कैसे निकालेंगे उस डायरेक्शन को? हम उस डायरेक्शन को निकालेंगे टेंजेंट लगा करके, ठीक है। टेंजेंट एक मैथमेटिकल वर्ड है जो कि कर्व्स पर डलता है, उनकी रेडियस के परपेंडिकुलर होता है। मैं समझाता हूं ये चीज मैं क्या बोल रहा हूं। मान लो ये रेडियस है, उम्मीद करता हूं आपको दिख रही होगी, ठीक है। अगर ये रेडियस है तो टेंजेंट ये होगा, क्या समझ में आया? अगर ये रेडियस है तो टेंजेंट ये होगा, ये टेंजेंट होगा जो 90 डिग्री पर पड़ रहा हो, जो 90 डिग्री पर पड़ रहा हो। किसके 90 डिग्री पर पड़ रहा हो? रेडियस के। अब एक बात बताओ, सर्कल में कितनी रेडियस होती है? इनफाइनाइट, बहुत सारी रेडियस है ना, एक रेडियस थोड़ी है। ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी, ये सब की सब क्या है बेटा? ये सब की सब क्या है? ये सब की सब रेडियस है। और जितनी रेडियस होंगी उन सबके परपेंडिकुलर अगर एक लाइन डाल दूंगा तो उतने ही टेंजेंट होंगे। तो एक सर्कुलर पाथ पर अगर कोई चल रहा है, तो आप मुझे एक बात बताओ, वो कितनी बार अपनी दिशा को चेंज कर रहा है? वो कितनी बार अपने फेस को चेंज कर रहा है? आप इमेजिन करने की कोशिश करना है इस बात को। मान लो अभी मैं यहां हूं और मैं ऐसे चल रहा हूं, ऐसे। ये कैसा मोशन होता है? इसको क्लॉकवाइज बोलते हैं, है ना। ये क्लॉकवाइज मोशन है। तो अभी अगर मैं ऐसे चल रहा हूं तो मेरी दिशा ये है, मैं ईस्ट देख रहा हूं, है ना। वो ईस्ट दिशा होती है ना, वेस्ट बंगाल ईस्ट में,
है ना। तो मैं ईस्ट देख रहा हूं, थोड़ी देर बाद जब मैं यहां आ जाऊंगा तो मैं साउथ देखूंगा, थोड़ी देर बाद जब मैं यहां आ जाऊंगा तो मैं वेस्ट देखूंगा, फिर थोड़ी देर बाद जब मैं यहां आ जाऊंगा मैं नॉर्थ देखूंगा, मैं यहां आऊंगा तो नॉर्थ ईस्ट देखूंगा, मैं यहां आ जाऊंगा तो मैं साउथ ईस्ट देखूंगा, मैं यहां आ जाऊंगा तो मैं साउथ वेस्ट देखूंगा, और मैं यहां आ जाऊंगा तो मैं नॉर्थ वेस्ट देखूंगा। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये तो पल पल दिशा बदल रही है। एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, ऐसे ऐसे करते करते मुझे सब कुछ दिख रहा है, अलग अलग दिशाएं दिख रही है मुझे। तो ये दिशा कोई और, ये कोई और, ये कोई और, ये कोई और, ये कोई और, ऐसे यहां पर भी होगा। जब कोई चीज सर्कुलर पाथ में चलेगी अपनी दिशा को हर बार बदलेगी, और डायरेक्शन बदलती है। अगर डायरेक्शन बदलती है तो वेलोसिटी भी बदलती है, हां या ना। अगर मैं ये बोलूंगा कि इसकी वेलोसिटी यहां पर 30 मीटर पर सेकंड है और यहां भी इसकी वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड है, तो मैं गलत बोल रहा हूं, तो मैं गलत बोल रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि इसकी स्पीड 30 है। स्पीड और वेलोसिटी में यही तो अंतर है। स्पीड के साथ दिशा नहीं बोलनी होती, लेकिन वेलोसिटी के साथ दिशा बोलनी होती है। तो मुझे यह बोलना पड़ेगा कि यहां पर वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स ईस्ट है, यहां वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स साउथ है, यहां वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स वेस्ट है, यहां वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स नॉर्थ है। तो वेलोसिटी तो हर बार क्या कर रही है, दिशा के साथ साथ बदल रही है। अरे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा, लेकिन डायरेक्शन तो चेंज हो रही है, और वेलोसिटी की वेक्टर क्वांटिटी है। तो मुझे एक बात बताओ, जब कोई चीज सर्कुलर पाथ पर चली या कर्व पे भी चली, ये कर्व है, ये कर्व है, यहां टेंजेंट होगा ऐसा, यहां टेंजेंट होगा ऐसा, यहां टेंजेंट होगा ऐसा, और टेंजेंट डाल क्यों रहे हैं? टेंजेंट दिशा निर्धारित करने के लिए डाल रहे हैं, डायरेक्शन को डिटरमाइन करने के लिए डाल रहे हैं कि किस डायरेक्शन में हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, आप खुद बताओ ये टेंजेंट क्यों डालना पड़ा? ये टेंजेंट, ये वाला, ये क्यों डालना पड़ा? ईस्ट दिखाने के लिए। ये टेंजेंट क्यों दिखाना, ये टेंजेंट क्यों डालना पड़ा? साउथ दिखाने के लिए। ये टेंजेंट क्यों डालना पड़ा? वेस्ट दिखाने के लिए। ये टेंजेंट क्यों डालना पड़ा? नॉर्थ दिखाने के लिए। टेंजेंट हमेशा किसी भी कर्व पर डायरेक्शन दिखाने के लिए, डायरेक्शन दिखाने के लिए डाले जाते हैं। ये ध्यान रखना आप, किसी भी कर्व पर, किसी भी कर्व पर आप टेंजेंट डालोगे तो वो दिशा दिखाएगा, है ना। तो यहां पर देखो, ये दिशा ईस्ट, ये दिशा साउथ ईस्ट, ये साउथ, ये फिर साउथ ईस्ट, ये ईस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट, ये नॉर्थ, ये ईस्ट। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? दिशा बदल रही है, पल पल दिशा चेंज हो रही है, और पल पल दिशा चेंज होगी क्योंकि डायरेक्शन में आया चेंज, डायरेक्शन में आया चेंज, हेंस वेलोसिटी में आया चेंज, है ना। डायरेक्शन चेंजेस, वेलोसिटी चेंजेस, और वेलोसिटी में चेंज आया बेटा, तो क्या मैं इसको एक्सेलरेशन नहीं कहूंगा? क्या मैं कैसे ना कहूं एक्सेलरेशन इसको? वेलोसिटी का चेंज ही तो होता है एक्सेलरेशन। जब वेलोसिटी में चेंज आएगा तो एक्सेलरेशन कहूंगा ही कहूंगा। इसलिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, दोनों ही एक्सेलरेटेड होते हैं, दोनों ही एक्सेलरेटेड होते हैं, क्योंकि गोल गोल घुमाना, चाहे वो सेम स्पीड से घूमे या वो वेरिएबल स्पीड से घूमे, चाहे वो सेम स्पीड से घूमता जाए या वो वेरिएबल स्पीड से घूमता जाए, दोनों ही मोशन करने के लिए, यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करने के लिए या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करने के लिए, दोनों में ही एक्सेलरेशन चाहिए। और वो एक्सेलरेशन कहां लगती है जानते हो? वो एक्सेलरेशन लगती है टुवर्ड्स सेंटर। कोई ना कोई सेंटर से पकड़ के घुमा रहा होता है। आप इमेजिन करो, आप इमेजिन करो, वो जो थ्रो बॉल होती है वो देखिए ना आपने, आगे चेन लगी होती है ना, चेन और बॉल वाला जो ओलंपिक का गेम होता है, उसमें वो क्या करता है, मुझे एग्जैक्ट नाम ध्यान नहीं आ रहा उसका, आप लिख देना कमेंट के अंदर, ठीक है, मेरा भी ज्ञानवर्धन हो जाएगा थोड़ा। तो वो क्या करता है, वो ऐसे पकड़ के उसको घुमाता है और घुमा करके खुद घूम करके उसको दूर फेंक देता है ना। तो मुझे एक बात बताओ, उसको सर्कुलर मोशन में घुमाने के लिए उस बॉल को, वो जो मेटेलिक बॉल होती है और जो उसके साथ चेन लगी होती है ना, वो जो थ्रो सिस्टम होता है वो वाला, है ना, उसको गोल गोल घुमाने के लिए उसको अपने हाथों को कैसे करना पड़ता है? सीधा ऐसे पकड़ना पड़ता है उसको, और खूब जान लगती है। बहुत बॉडी बिल्डर होते हैं, तगड़े तगड़े होते हैं वो तो बंदे, है ना, उसको गोल गोल घुमा करके ऐसे छोड़ते हैं वो। तो सर्कुलर मोशन देने के लिए, सर्कुलर मोशन देने के लिए आपको अपने हाथों को अंदर की तरफ खींच के रखना पड़ेगा। आप फील करके देखना इस चीज को, आप जब भी किसी चीज को गोल गोल घुमा के फेंकोगे ना, आप गोल घुमा के फेंकोगे, आपके हाथों में हल्की सी टेंशन रहेगी, हल्का सा खिंचाव रहेगा आपकी हाथों के अंदर, यानी आप कुछ ना कुछ फोर्स तो लगा रहे हो उसको पकड़ने के लिए।
चलो अगर खिंचाव नहीं भी महसूस हो रहा, पकड़ तो रहे हो, अरे पकड़ने पर भी तो फोर्स लगती है। यानी आपने क्या किया, आप तो सेंटर में खड़े थे, आपने अपने आसपास ऐसे करके उस चीज को घुमाया, है ना, तो आपने अंदर की तरफ फोर्स लगाई है, टुवर्ड्स द सेंटर फोर्स लगाई है। इसलिए सेंट्रीपिटल फोर्स को हमेशा ये कहते हैं कि वो टुवर्ड्स द सेंटर लग रही है, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स ही है जो एक्सेलरेशन क्रिएट करती है चीज को गोल गोल घुमाने के लिए। तो कोई आपसे ये पूछे अब कि भाई चीज गोल गोल घूम रही है, क्या एक्सेलरेशन है? आंसर है हां है। कौन सी एक्सेलरेशन है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। कौन लगा रहा है? कोई ना कोई सेंटर पर खड़ा हुआ लगा रहा है। किस तरफ लग रही है? टुवर्ड सेंटर लग रही है। ये कुछ FAQs दे दिए मैंने आपको, है ना, ये कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस अबाउट सर्कुलर मोशन है। ठीक है, दोबारा से सुन लो, दोबारा से सुन लो। क्या सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड मोशन है? आंसर है हां है। कौन सी एक्सेलरेशन है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। किस तरफ लग रही है? टुवर्ड्स सेंटर लग रही है। कौन लगा रहा है? कोई सेंटर पर खड़ा हुआ लगा रहा है। ठीक है, और उससे क्या हो रही है? उससे दिशा चेंज हो रही है, और डायरेक्शन चेंज हो रही है लगातार लगातार लगातार, तो वेलोसिटी चेंज लगातार लगातार लगातार, तो एक्सेलरेशन हो रही है, और उसी एक्सेलरेशन को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपके सिलेबस में नहीं है, सिर्फ दिशा है, सिर्फ डायरेक्शन है, और वो डायरेक्शन किस तरफ है? वो डायरेक्शन टुवर्ड सेंटर है। मतलब अगर ये कोई पार्टिकल है, ये कोई पार्टिकल है जो गोल गोल घूम रहा है, गोल 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 घूम रहा है, तो कोई ना कोई फोर्स अवश्य है, कोई ना कोई फोर्स अवश्य है जो अंदर की तरफ लग रही है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ऐसे छोड़ूंगा नहीं, एग्जांपल देता हूं। भाई चंद्रमा पृथ्वी के आसपास घूम रहा है या नहीं घूम रहा? कोई पूछे क्यों घूम रहा है? किसने रोका तेरे को? जा जा जाना जा, है ना, कहेगा नहीं पृथ्वी तो मेरी बहन है, मैं तो चंदा मामा हूं, तो मैं क्यों जाऊं, है ना। लेकिन ये प्यार आया कहां से? ये प्यार इन दोनों में आया कहां से? ये सेंट्रीपिटल फोर्स आई कहां से? ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आई कहां से? ये आई ग्रेविटेशन से। ये ग्रेविटेशन ही है अर्थ की, जो यहां पर सेंट्रीपिटल का काम कर रही है, और जो इस चंद्रमा को गोल गोल घुमा रही है पृथ्वी के आसपास। समझ गए बात को? ऐसे ही आपने एटम पढ़ा है, बोर का मॉडल पढ़ा है आपने, बोरिक मॉडल ऑफ एटम पढ़ा है आप लोगों ने, है ना, नील्स बोर नाम था उनका। उन्होंने क्या कहा था कि भाई सेंटर में न्यूक्लियस है, आसपास कौन घूम रहे हैं? आसपास इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं फिक्स्ड पाथ में, फिक्स्ड शेल में वगैरह वगैरह, काफी सारी बातें करी थी उन्होंने, है ना। क्यों घूम रहा है? किसने बोला था को घूमने के लिए? जा जहां जाना जा। ये प्यार कहां से आया? ये सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से आई? ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहां से आई? ये आई प्लस माइनस वाली फोर्स, जिसको आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलोगे आगे जाकर के 12th क्लास के अंदर। ठीक है, लेकिन आप इसको समझ लो, इस प्लस माइनस वाली फोर्स को, अट्रैक्शन को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन जो चार्जेस के बीच की फोर्स होती है, बचपन से पढ़ते हो ना, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करता है, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करता है। उस फोर्स का नाम क्या है? उस फोर्स का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो वो लग रही है यहां पर, और कहां लग रही है? टुवर्ड्स सेंटर लग रही है, देख लो, टुवर्ड सेंटर। तो सेंटर पर अवश्य कोई है, सेंटर पर जरूर कोई है जो उस चीज को अपनी तरफ खींच रहा है। लेक्चर 4 के चैलेंजर क्वेश्चंस है भाई, ये पिछले वाले लेक्चर के। आओ फटाफट से डिस्कस करते हैं इसको। कह रहा है एरिया अंडर वीटी ग्राफ, मुझे आगे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, चलो फिर भी पढ़ लेते हैं। रिप्रेजेंट द फिजिकल क्वांटिटी विच हैज द यूनिट। कह रहा है एरिया अंडर वीटी ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करता है? कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को? डिस्प्लेसमेंट को। अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना, डिस्प्लेसमेंट को। डिस्प्लेसमेंट किसमें निकलती है? यूनिट क्या होती है उसकी? उसकी यूनिट होती है मीटर, उसकी यूनिट होती है मीटर डिस्प्लेसमेंट की। ऐसा यूनिट पूछ रहा है बेटा, ठीक है, तो मीटर। लड़ा मत करो, कमेंट में लड़ पड़ते हो, किलोमीटर है के मीटर है के इंच है के सेंटीमीटर, सारी डिस्टेंस की यूनिट है यार, काहे टेंशन ले रहे हो भाई, ऐसा यूनिट मीटर है। लेकिन व्हेन अ ग्राफ ऑफ वन क्वांटिटी वर्सेस अनदर रिजल्ट्स इन अ स्ट्रेट लाइन, द क्वांटिटीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। रिजल्ट्स इन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन चढ़ती हुई होनी चाहिए लेकिन ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन चढ़ती होनी चाहिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, मतलब ये पूछ रहा है, इधर देख, इधर देख, ये पूछ रहा है कि भाई यहां कुछ y है, यहां कुछ x है, और ये ग्राफ अगर ऐसे चढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि y इज प्रोपोर्शनल टू x। ठीक है, इसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, इस इक्वेशन को लीनियर, आपने पढ़ी है ना लीनियर इक्वेशन, वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, तो यही तो है। और क्या है? एक नॉन वेरिएबल होगा, एक अननोन होगा, या हो सकता है दोनों ही अननोन हो, क्या फर्क पड़ता है उस बात से? क्या फर्क पड़ता है? अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, यानी लीनियरली डिपेंड कर रहा है ना, तो सीधा ग्राफ ऐसे चढ़ता हुआ ऊपर जाता है,
सीधा ग्राफ ऐसे ऊपर चढ़ता हुआ जाता है। तीसरा क्वेश्चन, द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेस फॉर सम टाइम देन रिमेन्स कांस्टेंट देन डिक्रीजेस अंटिल इट कम्स टू रेस्ट। ठीक है, कह रहा है कि भाई किसी गाड़ी की वेलोसिटी पहले बढ़ी, फिर कांस्टेंट हो गई और उसके बाद घट गई, तो ग्राफ की शेप कैसी होगी? तो ग्राफ की शेप कैसी होगी? तो बहुत सिंपल सा है यार, ये बहुत सिंपल सा है। ये देख, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ना, हाँ, व्हेन द वेलोसिटी इज प्लॉटेड अगेंस्ट टाइम। ठीक है, वेलोसिटी को टाइम के अगेंस्ट प्लॉट किया है, मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ रखा गया है। तो पहले वेलोसिटी बढ़ी है ना, बढ़ा दो, फिर क्या हुई है, कांस्टेंट हुई है ना, कर दो, फिर घटा दो, क्या बन गया, ट्रेपीजियम बन गया, सी। इस बार के चैलेंजर क्वेश्चन है ये, सॉल्व करके सर्कुलर मोशन पर है तीनों, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, डालना। जीएसटीएससी लेवल है ये, एनटीएससी लेवल है ये। ठीक है, छोटा मोटा लेवल नहीं है ये, छोटा मोटा लेवल नहीं है ये तो ठीक है, फिर भी ये एनसीईआरटी लेवल है, फर्स्ट और थर्ड करना लेकिन। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड करना, ये भी एनसीईआरटी ही है यार, लेकिन अच्छा लेवल है। ठीक है, अगले एपिसोड के अंदर हम लोग न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे, जो कि हम करेंगे ही करेंगे। ठीक है ना, जो कि करना ही करना है। एवरेज स्पीड पर करेंगे, एक्सेलरेटेड मोशन यानी 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन पर, और कुछ ग्राफ्स पर भी क्वेश्चन लेकर के आऊंगा मैं अगले सेशन के अंदर। ठीक है, आज काफी बात कर ली, काफी लंबी बातें कर ली है हमने सर्कुलर मोशन पर। ठीक है, काफी है इतनी बातें, है ना, मतलब उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा आज का लेक्चर। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली बार। थैंक यू सो मच। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।